हेलो एंड वेलकम टू ब्रिजबाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 के साइंस चैप्टर ग्रेविटेशन को। स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो है। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं शुरू हमारा चैप्टर ग्रेविटेशन। देखिए, चैप्टर 8 और 9 में हमने ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में पढ़ा और हमने ये पढ़ा कि किसी भी तरह का मोशन जो होता है वो फोर्स की वजह से आता है। फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन। फोर्स की जरूरत पड़ती है जब भी हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को या फिर डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई फोर्स इन्वॉल्व जरूर होता है। एक चीज और हमने ऑब्जर्व की है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से ड्रॉप किया जाता है, गिराया जाता है, तो ये हमेशा अर्थ की तरफ, धरती की तरफ गिरता है। जितने भी प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में वो सारे सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, रिवॉल्व करता है। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन एंड द मून, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, मूव्स अराउंड, रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। इन सारे केसेस में कोई ना कोई ऐसा फोर्स होना चाहिए जो इन ऑब्जेक्ट्स को, इन प्लैनेट्स को किसी एक ऑब्जेक्ट के चारों तरफ मूव करवाने में हेल्प कर रहा है। इसैक न्यूटन ने इसी चीज के ऊपर ध्यान दिया और उन्होंने उस फोर्स का नाम रखा ग्रेविटेशनल फोर्स। जिस फोर्स की वजह से हवा में ड्रॉप की गई कोई भी चीज अर्थ के ऊपर आके गिरती है, जिस फोर्स की वजह से सारे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूमते हैं और मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है, उस फोर्स का नाम इसैक न्यूटन ने रखा ग्रेविटेशनल फोर्स। इस चैप्टर में हम इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। हम इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है तो उसका मोशन किस तरीके से होता है। हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है, वजन होता है, वो प्लेस टू प्लेस, यानी मून के ऊपर अगर हम उसका वजन करेंगे, अर्थ के ऊपर अगर हम उसका वजन करेंगे तो वो अलग अलग आएगा। इसका रीजन क्या है। और हम लिक्विड्स में फ्लोट करने वाले, लिक्विड्स के ऊपर या लिक्विड्स के अंदर तैरने वाले ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो हमारा पहला आर्टिकल है ग्रेविटेशन। हम सबको पता है कि मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो वो कुछ हाइट तक जाने के बाद नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली वो आके अर्थ के ऊपर गिर जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे थे, पेड़ के ऊपर से एक एप्पल उनके सिर पे गिरा और उस एप्पल के गिरने से न्यूटन सोचने लगे कि अगर अर्थ एक एप्पल को अट्रैक्ट कर सकती है अपनी तरफ तो क्या ये मून को अट्रैक्ट नहीं कर सकती। क्या ये दोनों एक ही फोर्स हैं? क्या जिस फोर्स की वजह से एप्पल अर्थ के ऊपर गिरता है उसी फोर्स की वजह से मून अर्थ के चक्कर लगाता है, कहीं ये दोनों एक ही फोर्स तो नहीं है। फिर उसने रिजल्ट निकाला कि ये दोनों सेम फोर्स हैं, दोनों केसेस में एक ही फोर्स लग रहा है। उसने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि मून जो है वो हर पॉइंट पे अर्थ की तरफ गिरता है, स्ट्रेट लाइन में जाने की बजाय। देखिए, मैं इस चीज़ को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो यहाँ पे जो लाइंस दी गई हैं, इस लाइंस को समझने से पहले आपको ये एक्टिविटी समझनी पड़ेगी। इस एक्टिविटी में ये लड़का क्या कर रहा है, देखिए यहाँ इस पिक्चर की तरफ ध्यान से देखिए, फिर मैं आपको उन लाइंस का मतलब समझाऊंगा। इस लड़के ने क्या किया, एक पत्थर को एक धागे के साथ बांधा और उस पत्थर को फिर ऐसे ऐसे घुमाने लगा, ऐसे ऐसे घुमाने लगा। ठीक है, तो जब तक ये लड़का इस पत्थर को पकड़े हुए है और अपना फोर्स लगा रहा है इस पत्थर के ऊपर, तब तक ये पत्थर क्या करेगा, गोल डायरेक्शन में घूमता रहेगा, गोल डायरेक्शन में घूमता रहेगा। ये पत्थर ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। लेकिन मान लीजिए इस पॉइंट पे इसने इस पत्थर के ऊपर फोर्स छोड़ दिया, यानी इस धागे को, जो धागा इसने पकड़ा हुआ था उसको छोड़ दिया, तो पत्थर क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। पहले जहां ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था, फोर्स के हटते ही, लड़के के पत्थर को छोड़ते ही ये स्ट्रेट लाइन में, टेंजेंट डायरेक्शन बोलेंगे हम उसको, टेंजेंट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। जैसे कि मान लीजिए इस पॉइंट पे इस पत्थर को छोड़ देता लड़का, तो ये पत्थर इस तरफ मूव करेगा, यानी ये अपने सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा। तो इस एग्जांपल से हमने क्या समझा कि जो इस लड़के ने सेंटर से पत्थर के ऊपर फोर्स लगा रखा था, वो फोर्स इस पत्थर को अट्रैक्ट नहीं कर रहा था,
अट्रैक्ट तो कर ही रहा था, लेकिन इस अट्रैक्शन की वजह से जो पत्थर है, जो स्टोन है, वो एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा था। ठीक है, इस लड़के ने जो पत्थर के ऊपर फोर्स लगा रखा था, इस बॉय ने जो पत्थर के ऊपर फोर्स लगा रखा था, उस फोर्स की वजह से जो ये स्टोन है ये अपने सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था। और जैसे इस लड़के ने उसके ऊपर अपना फोर्स हटाया तो वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन में मूव करने लगा। कहीं जाके किसी भी चीज के साथ टकराएगा और वो जमीन पे गिर जाएगा वो पत्थर। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से जो सन है बीच में, वो अर्थ को अट्रैक्ट करता है और उसके अट्रैक्शन की वजह से ही अर्थ जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव करती है। ठीक है, अट्रैक्शन की वजह से ही अर्थ जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव करती है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में मूव करती है। यानी अगर बीच में सन नहीं होता तो अर्थ भी क्या करती, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती, स्ट्रेट लाइन में, यूनिफॉर्म मोशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन में हमेशा के लिए मूव करती रहती, अगर सन का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के ऊपर नहीं लगता तो यही वजह है कि यहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सन का, वो अर्थ को, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सन का, वो अर्थ को रेवोल्यूशन करने के लिए फोर्स कर रहा है अपने चारों तरफ। इसी तरीके से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, वो मून को मजबूर कर रहा है अपने चारों तरफ रिवॉल्व करने के लिए। यानी ये जो फोर्स लगाया जा रहा है, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स लगाया जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट को, मून को अर्थ के ऊपर गिरने नहीं देता, मून को अर्थ के ऊपर नहीं गिराता, बल्कि मून को रोटेट करवाता है चारों तरफ। ठीक है, जैसे कि अगर फोर्स नहीं होता तो मून है वो इस डायरेक्शन में चलता, लेकिन उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, हर पॉइंट पे वो अपनी डायरेक्शन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। हर पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन को क्यों चेंज कर रहा है, क्योंकि अर्थ अपना ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर लगाए हुए है। तो यहां पे यही आर्ग्यूमेंट दी गई, यहां पे यही आर्ग्यूमेंट इसने समझाया गया है कि मून जब अर्थ के चक्कर लगाता है तो हर पॉइंट पे अर्थ उसको अट्रैक्ट करती है, इसलिए वो सर्कुलर पाथ में चल रहा है। अगर अर्थ हर पॉइंट पे उसको अट्रैक्ट नहीं करती तो वो एक सीधी लाइन में अर्थ से दूर भाग जाता। और अब ये जो फोर्स है जो सर्कुलर मोशन के लिए जिम्मेदार है, इस फोर्स को एक अलग नाम दिया गया है, सेंट्रीपिटल फोर्स। वो ग्रेविटेशनल फोर्स जिसकी वजह से प्लैनेट्स सन के चक्कर लगाते हैं, मून अर्थ के चक्कर लगाता है, रोटेशनल मोशन, रेवोल्यूशन करते हैं, रोटेशन करते हैं, उस फोर्स को कहा गया सेंट्रीपिटल या सेंटर सीकिंग फोर्स, क्योंकि जो फोर्स है वो सेंटर से लगता है, बीच में से लगता है। ठीक है, तो जिस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है प्लैनेट्स में और मून में, और प्लैनेट्स और मून अर्थ और सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, उस फोर्स का नाम क्या रखा है हमने, सेंट्रीपिटल फोर्स नाम रखा है। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता, सेंट्रीपिटल फोर्स का कारण क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही सेंट्रीपिटल फोर्स का जन्म हुआ है। ठीक है, द रीजन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अगर ये फोर्स नहीं होता तो क्या होता, जो सर्कुलर पाथ में चलने वाला ऑब्जेक्ट है वो टेंजेंशियल पाथ में चलता, यानी ऐसे इस डायरेक्शन में चलता या फिर इस डायरेक्शन में चलता वो। ठीक है, तो ये इसको क्या कहा जाता है, टेंजेंट कहा जाता है। वो लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है उसको क्या कहा जाता है, टेंजेंट कहा जाता है। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता, तो टेंजेंट डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव करता मून भी और प्लैनेट्स भी। आगे आता है, जो मून का मोशन है अर्थ के चारों तरफ, वो इसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जन्म लेता है। अर्थ अट्रैक्ट करती है मून को अपनी तरफ, उसी अट्रैक्शन की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा होता है। अगर कोई फोर्स नहीं होता ऐसा, तो मून क्या करता, स्ट्रेट लाइन मोशन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में चलता रहता। अब आगे देखिए, ऐसा देखा गया है कि फॉलिंग एप्पल जो है वो अर्थ के ऊपर, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। क्या एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है? अगर ऐसा है तो अर्थ एप्पल की तरफ क्यों नहीं चली जाती, एप्पल ही अर्थ के ऊपर क्यों आता है? अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है स्टूडेंट्स, यहां से जो क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। फॉर अ फॉलिंग एप्पल, अगर कोई एप्पल अर्थ की तरफ गिर रहा है तो जितना फोर्स अर्थ उस एप्पल के ऊपर लगा रही है, अपनी तरफ खींच रही है, उतना ही फोर्स एप्पल भी अर्थ के ऊपर एग्जर्ट कर रहा है। शायद आप लोगों को ये बात
डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये बात हकीकत है, सच है। ठीक है, जिस फोर्स से अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है, उसी फोर्स से एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन हम देखते क्या है कि एप्पल अर्थ के ऊपर आके गिरता है, अर्थ मूव नहीं करती। ऐसा इसलिए है क्योंकि अर्थ का मास एप्पल के कंपैरिजन में बहुत 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 ज़्यादा है। और हमने एक चीज़ पढ़ी है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। मास और एक्सेलरेशन एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। इसीलिए अर्थ का अगर मास ज़्यादा है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? बहुत कम होगी। एक्सेलरेशन एंड मास आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर फोर्स को सेम रखा जाता है, जैसे कि मैंने इस केस में बताया, एप्पल जिस फोर्स से अर्थ को अट्रैक्ट कर रही है, उसी फोर्स से अर्थ भी एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है, तो फोर्स इक्वल है दोनों केसेस में। अब एक्सेलरेशन और मास एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अर्थ का मास एप्पल के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा है। इसलिए अर्थ की मूवमेंट होगी ही नहीं, बहुत नेग्लिजिबल होगी ही नहीं अर्थ की मूवमेंट। इसीलिए मास कम होने की वजह से एप्पल की मूवमेंट ज़्यादा होती है, एप्पल की एक्सेलरेशन ज़्यादा होती है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जो एप्पल है वो भी अर्थ को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या बताया, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। ये जो पैराग्राफ है अभी F इज इक्वल टू एम का जो रिलेशन है वो आपको बता चुका हूँ। हमारे सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट्स जो है वो सन के चक्कर लगाते हैं। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि सन और प्लैनेट्स के बीच में भी कोई ना कोई फोर्स एग्जिस्ट करता है। उसी फोर्स की वजह से प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। तो न्यूटन ने कंक्लूड किया इन सारे एग्जाम्पल्स से कि सिर्फ अर्थ एप्पल और मून को ही अट्रैक्ट नहीं करती, बल्कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यही है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस यूनिवर्स में अर्थ की बात नहीं की जा रही, यूनिवर्स की बात की जा रही है। समझिए आप यहां से, इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ना, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और इसी फोर्स को क्या कहा जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी फोर्स को क्या कहा जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं इसको डिटेल में। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या कहता है? सपोज ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं इस अर्थ पे, एक ए और एक बी। अर्थ पे मतलब यूनिवर्स में कहीं भी, जरूरी नहीं है कि अर्थ पे हो। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जिस फोर्स से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों के मास के, कैपिटल एम और स्मॉल एम। कैपिटल एम हमने इसका मास मान लिया, स्मॉल एम हमने इसका मास मान लिया। और जो फोर्स होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के। ये दो रिलेशंस दिए, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये दो रिलेशंस दिए गए। क्या कहा गया? दोबारा सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, every two objects in this universe attract each other with a force which is directly proportional to product of their masses, inversely proportional to square of distance between them. This is universal law of gravitation. ठीक है, अब हम फॉर्मूला निकालते हैं। फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? यहां पे हमने दो ऑब्जेक्ट्स लिए, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी। इसका मास हमने लिया कैपिटल एम, इसका मास हमने लिया स्मॉल एम। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों के बीच का, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस लेना। स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज सेंटर सीकिंग फोर्स। सेंटर से एग्जिस्ट करता है, ये ऑब्जेक्ट के सेंटर से लगेगा ये। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को मिला दीजिए यूजिंग 1 और 2। हम क्या कह सकते हैं? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आया हमारे पास, ये इक्वेशन आई हमारे पास। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ ये इक्वेशन, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एम ओवर डी स्क्वायर। दोनों इक्वेशन से हमें ये समझ में आ गया। अब ये जो प्रोपोर्शन का साइन है बीच में, इसको इक्वालिटी का साइन लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लेके आना पड़ेगा। तो हमने कौन सा कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे? कैपिटल जी, which is also called universal gravitation constant. It is called, capital G is called universal gravitational constant. तो gravitational force acting between two objects का फॉर्मूला क्या हुआ? कैपिटल G m over d square, where capital G is universal gravitational constant,
M and M are masses of two objects and D is distance between the two objects. ठीक है, अब यहां से हमने अगर इसी फॉर्मूले से, देखिए ये फॉर्मूला हमने देख लिया, F इज इक्वल टू जी एम एम ओवर डी स्क्वायर, ये देख लिया हमने। अब इसी फॉर्मूले से हम G का वैल्यू निकालते हैं, G का F डी स्क्वायर ओवर एम एम, ये आ गया हमारे पास। ये देखिए ये G का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, यहां लिखा है इसने F डी स्क्वायर ओवर एम इंटू एम। तो इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं G की यूनिट्स क्या होंगी। F की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर, तो डिस्टेंस के स्क्वायर की मीटर स्क्वायर, m इंटू एम किलोग्राम का स्क्वायर। तो क्या यूनिट हुई, कैपिटल G की क्या यूनिट हुई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। फॉर्मूले से हमने निकाल दी। हेनरी कैवेंडिश नाम के एक एक्सपर्ट ने G की वैल्यू फाइंड आउट की और उन्होंने G की वैल्यू कितनी बताई, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। दिस इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, आप इस बात को अपने मन में बिठा लीजिए कि कैपिटल G की वैल्यू ऑल ओवर द यूनिवर्स सेम रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल, यानी कभी भी चेंज नहीं होने वाला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसीलिए इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट कहा जाता है। अब हमें पता है कि एक ऐसा फोर्स एग्जिस्ट करता है जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अट्रैक्शन करवाता है। इसी तरीके से आप ये सपोज कर सकते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि सर अगर हर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो इस वक्त आपके कमरे में जो चीजें रखी हुई हैं वो एक दूसरे के साथ चिपक क्यों नहीं रही। रीजन ये है कि उन चीजों के ऊपर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है कि उनका आपस में लगाए जाने वाला फोर्स क्या हो जाता है, नेग्लेक्ट हो जाता है। क्योंकि अगर अर्थ आपके ऊपर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी, तो उसमें अर्थ का मास आएगा और अर्थ का मास इन ऑब्जेक्ट्स के मास के मुकाबले बहुत कई गुना बहुत ज्यादा है। इसीलिए मान लीजिए आपने अपने सामने दो पेन रख दिए, दो पेंसिल्स रख दी, तो वो दो पेंसिल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट तो कर रही हैं, लेकिन वो फोर्स अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले बहुत कम है, इसीलिए वो एक दूसरे की तरफ सरक नहीं पा रही हैं, हिल नहीं पा रही हैं एक दूसरे की तरफ। आगे देखिए, आगे इसने अर्थ का मास बताया है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम्स, मून का मास बता दिया 7.4 इंटू 10⁻22 किलोग्राम्स, डिस्टेंस बता दिया दोनों के बीच में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स का ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें कैपिटल G की, अर्थ के मास की, मून के मास की और दोनों के बीच के डिस्टेंस की वैल्यू कर दीजिए। तो फोर्स कितना आएगा, 2.02 इंटू 10⁻20 न्यूटन्स। यानी इस फोर्स के साथ अर्थ मून को अट्रैक्ट करती है और मून अर्थ को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, आगे आता है इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन मैंने देखा है स्टूडेंट्स आते हुए, छोटा सा टॉपिक है, नेग्लेक्ट मत कीजिएगा इसको। जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने अभी अभी पढ़ा है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, उनसे हमें क्या क्या चीजें सीखने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं। एक्सप्लेन करता है उस फोर्स को जो हमें अर्थ के साथ बाइंड करती है। हम हवा में क्यों नहीं उड़ रहे, स्पेस में जैसे सैटेलाइट्स उड़ती रहती हैं, एस्ट्रोनॉट्स उड़ते रहते हैं, वैसे हम हवा में क्यों नहीं उड़ते, अर्थ के साथ क्यों बंधे हुए हैं हम, ये चीज एक्सप्लेन करता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व क्यों करता है, इसका कारण बताता है। प्लैनेट्स सन के चारों तरफ क्यों रिवॉल्व करते हैं, इसका रीजन बताता है हमें। जो समुद्रों में लहरें उठती हैं वो सन और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उठती हैं, इस चीज को एक्सप्लेन करता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आगे आता है हमारा आर्टिकल 10.2 दैट इज फ्री फॉल। फ्री फॉल का क्या मतलब है, एक पत्थर लीजिए, उसको ऊपर की तरफ फेंकिए, थोड़ी हाइट तक जाने के बाद वो वापिस नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देगा। ठीक है, ये क्यों हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, पहले मैं आपको बता चुका हूं। एवरी ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरता है तो क्या कहा जाता है, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट इज अंडर फ्री फॉल, उसको कहा जाता है फ्री फॉल। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, देन द सिचुएशन इज कॉल्ड फ्री फॉल एंड द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरता है तो क्या उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज आता है, ठीक है, बिल्कुल आएगा, क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी में क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। देयर विल बी एक्सेलरेशन इन द वेलोसिटी ऑफ दैट फॉलिंग ऑब्जेक्ट।
और इस एक्सेलरेशन को क्या कहा जाता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस एक्सेलरेशन को कहा जाता है एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। जो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिर रहा है, उसके अंदर जो एक्सेलरेशन आती है उसको कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल जी से। ठीक है, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। आपने मोशन में और जो अपने पहले चैप्टर्स आपने फिजिक्स में डिस्कस किए हैं उसमें आप एक्सेलरेशन को अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो ग्रेविटेशन, दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, दिस इज, इसकी वैल्यू क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी यूनिट जो होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वही जो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है, बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, तो यूनिट भी क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, अब न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमने पढ़ा है हमने पहले रिसेंट चैप्टर में कि फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम में। ये आप पहले पढ़ चुके हो फिजिक्स में। ठीक है, अब मान लीजिए कोई स्टोन अर्थ की तरफ गिर रहा है, उसका मास हमने एम लेट कर लिया मान लीजिए। ठीक है, अब उसके अंदर कोई ना कोई जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी? जी। उसका मास क्या है? एम, और उसकी एक्सेलरेशन क्या है? जी। इसका मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, उस स्टोन के ऊपर लग रहा है, दैट विच इज द फोर्स इज इक्वल टू एम जी। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द फॉलिंग स्टोन इज इक्वल टू एम जी, वेर एम इज द मास ऑफ दैट स्टोन एंड जी का हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। गिरते हुए फोर्स के ऊपर जो, गिरते हुए स्टोन के ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रही है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसलिए हमने उसको रिप्लेस कर दिया जी से, एफ इज इक्वल टू एम जी। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का एक और फॉर्मूला हमें पता है, एफ इज इक्वल टू जी एम ओवर डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें पता है। अब ये दोनों ही ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मुलेशंस हैं, तो इन दोनों को इक्वल पुट कर सकते हैं हम। दोनों एफ के इक्वल हैं, दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स हैं, तो इक्वल पुट किया हमने। स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ भी मास ऑफ द स्टोन है, इस तरफ भी मास ऑफ द स्टोन है, वैल्यू सेम है, तो कट जाएगा आपस में। तो हमारे पास जी की, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आती है जी एम ओवर डी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आई बात आपको? वेयर एम इज द मास ऑफ अर्थ, डी जो है डिस्टेंस बिटवीन स्टोन एंड अर्थ। अब यहां पे जो डी है ना स्टूडेंट्स, इसको हम क्या मानेंगे? रेडियस ऑफ द अर्थ मानेंगे। क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ द अर्थ मानेंगे, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर है, ठीक है, उसका डिस्टेंस अर्थ से कितना होगा? अर्थ के रेडियस के बराबर ही होगा। तो क्या होगा? G इज इक्वल टू एम ओवर डी की जगह हमने क्या रख दिया? R रख दिया, एम ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ विल बी इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अगर आपको मून के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालनी है तो वहां पे भी आप निकाल सकते हैं। G इज इक्वल टू जी, कैपिटल G की वैल्यू तो रहेगी सेम, कैपिटल M की जगह क्या आ जाएगा? मास ऑफ मून, और कैपिटल R की जगह क्या आ जाएगा? रेडियस ऑफ मून। तो जो G की वैल्यू है स्टूडेंट्स, किसी भी प्लैनेट पे, किसी भी प्लेस पे अगर आपको निकालनी है तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कैपिटल G और स्मॉल g में कई बार डिफरेंसेस पूछ ले जाते हैं एग्जाम्स में, बहुत ही आसान है। स्मॉल g रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, कैपिटल G रिप्रेजेंट्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। स्मॉल g जो होता है ये एक तरह का एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू है ये प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है, जबकि कैपिटल G की वैल्यू ऑल ओवर द यूनिवर्स क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो 9th क्लास के एग्जाम में अक्सर टीचर्स जो है 3 ही डिफरेंसेस पूछती हैं, 3 मैंने आपको बता दिए हैं। आगे आता है, अर्थ जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है स्टूडेंट्स, ये स्लाइटली ओवल शेप की है। जो अर्थ का रेडियस है वो इक्वेटर पे ज़्यादा है और पोल्स पे कम है, इसीलिए जो स्मॉल g की वैल्यू है स्टूडेंट्स, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। स्मॉल g की जो वैल्यू है वो पोल्स पे ज़्यादा है, ठीक है, इक्वेटर के मुकाबले। यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। रीजन क्या है इसका? क्योंकि अर्थ जो है वो कंप्लीटली स्फेरिकल शेप की नहीं है, उसमें हल्का सा ओवलनेस भी है उसकी शेप में, इसीलिए जो रेडियस की वैल्यू है वो इक्वेटर पे ज़्यादा होती है और पोल्स पे कम होती है। ठीक है,
आगे आपका आता है, लेकिन जो जी की वैल्यू है वो हम कॉन्स्टेंट ही लेते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता पोल्स और इक्वेटर के मुकाबले, इसीलिए हम एवरेज निकाल के एक सेम वैल्यू लेते हैं। तो अगर हम जी की वैल्यू निकालें अर्थ के लिए तो सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। कैपिटल जी क्या है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ का है क्या है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम्स। रेडियस क्या अर्थ का 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स। अब ये सारी वैल्यूज को जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी अर्थ के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान रखें स्टूडेंट्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंका गया है तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी कम होती रहेगी, उसको ऊपर की तरफ फेंका गया है ना, तो जब तक वो ऊपर जाएगा, ध्यान दे मेरी बात पे, जब तक वो ऊपर जाएगा तब तक उसकी वेलोसिटी कम होती रहेगी, तो वहां पे जी की वैल्यू क्या आएगी -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वही कॉन्सेप्ट जो आपने पहले पढ़ा था। सॉरी, अगर एक्सेलरेशन बढ़ रही है तो प्लस लेंगे, अगर वेलोसिटी घट रही है तो क्या लेंगे माइनस लेंगे। फॉर एन ऑब्जेक्ट गोइंग अपवर्ड्स acceleration is -9.8. For an object traveling downwards towards the earth acceleration is +9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आगे आता है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स में ऑब्जेक्ट्स किस तरीके से मूव करते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए, ध्यान दीजिएगा आप, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। इस फॉर्मूले को आप एक बार आप ध्यान से देखिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू जी एम। एम क्या है, कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ प्लैनेट, अर्थ के लिए मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। इसमें कहीं भी मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए अगर आप सेम हाइट से एक तरबूज और एक अंगूर को फेंकोगे नीचे की तरफ तो दोनों सेम टाइम पे अर्थ पे टच करेंगे अगर आप उनको सेम टाइम पे रिलीज करोगे। इफ अ वाटरमेलन एंड अ ग्रेप are released towards the earth from the same height, then they will touch the earth surface simultaneously. वो एक साथ अर्थ को टच करेंगे, ठीक है। वैसे तो आप, अगर आपसे जनरली कोई पूछता ना, एक तरबूज को फेंका गया, एक अंगूर को फेंका गया ऊपर से, बिल्डिंग के ऊपर से, तो पहले कौन सा टच करेगा अर्थ को, तो अक्सर बच्चे जवाब देते हैं कि सर तरबूज क्योंकि भारी है इसलिए वो पहले टच करेगा, लेकिन ये जवाब गलत है बच्चों। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। यहां पे आप फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, मैंने सर्कल भी किया हुआ है, इसमें मास ऑफ ऑब्जेक्ट कहीं नहीं है। एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू वेलोसिटी जो ग्रेविटी है वो मास ऑफ प्लैनेट, मास रेडियस ऑफ प्लैनेट के ऊपर डिपेंड करती है, और वो अंगूर और तरबूज के लिए सेम है दोनों, क्योंकि दोनों को अर्थ के ऊपर ही फेंका जा रहा है, ठीक है। तो दोनों का क्या होगा, मास ऑफ प्लैनेट मास ऑफ अर्थ सेम होगा, रेडियस ऑफ प्लैनेट रेडियस ऑफ अर्थ सेम होगा, तो दोनों एक साथ ही अर्थ को टच करेंगे। लेकिन अगर आप एक खुले कागज को और एक पत्थर को नीचे फेंकोगे तो पत्थर पहले टच करेगा, कागज टच नहीं करेगा। कागज इधर उधर ऐसे इधर उधर ऐसे मूव करता रहेगा। क्यों? क्योंकि एयर उसके ऊपर रेजिस्टेंस लगा रही है, ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एयर ऐसा हो रहा है। वरना जी की वैल्यू उस केस में भी सेम है, लेकिन एयर जो है वो उसको नीचे की तरफ आने नहीं दे रही हल्का होने की वजह से। एयर की रेजिस्टेंस काम कर रही है इसमें, वरना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो उसके लिए भी सेम है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अब यानी हम ये कह सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट हो, होलो हो या सॉलिड हो, छोटा हो या बड़ा हो, वो एक ही रेट से, एक ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे की तरफ गिरेगा। गैलीलियो ने इस बात को साबित करने के लिए लीनिंग टावर ऑफ पीसा से दो ऑब्जेक्ट्स गिराए थे, दोनों एक ही टाइम पे अर्थ को टच करते हैं, तो प्रूव हो गया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। आगे आता है, हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी हैं, ठीक है। वो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में भी वैलिड होंगी, क्योंकि ये भी यूनिवर्सल एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है, ठीक है। यहाँ पे v और u क्या है, v फाइनल वेलोसिटी है और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, s क्या है, डिस्टेंस कवर्ड, t क्या है, टाइम टेकन, a क्या है, एक्सेलरेशन। तो यही वैल्यूज जो हैं यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो सकती हैं। जैसे पहला हमारा न्यूमेरिकल आता है, कार गिरती है एक लेज से, एक हाइट से कार को गिराया जाता है, 0.5 सेकेंड्स में वो कार ग्राउंड को टच करती है। अगर g की वैल्यू 9.8 की जगह इसने 10 लिया है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ली जाती है, तो जब गाड़ी ने टच किया ग्राउंड को तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी बतानी है हमें। तो फाइनल वेलोसिटी कैसे बताओगे आप, हमें पता है
v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। जब कार ने गिरना शुरू किया था तो वो जीरो से शुरू हुई थी ना, कार फॉल्स ऑफ अ लेज, जब वो गिरी शुरू में, जब बिल्कुल उसने गिरना शुरू किया तो उसकी वेलोसिटी जीरो थी, प्लस एक्सेलरेशन कितनी है उसकी, क्योंकि वो नीचे की तरफ गिर रही है, तो प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना लिया इसने, 0.5 सेकेंड्स। यहाँ पे 9.8 की जगह इसने 10 लेने के लिए कहा है, तो सब्सटीट्यूट कर दीजिए, क्या आएगा, v इज इक्वल टू 10 इंटू 0.5, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी थी। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2। v कितना है 5, u कितना है 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। लेज की हाइट कितनी है, लेज की हाइट कितनी होगी, जितना कार ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो कार का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। u की वैल्यू क्या है 0, 0 मल्टीप्लाई टी यानी 0 हो जाएगा, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितनी है उसकी 10, टी का स्क्वायर यानी 0.5 का स्क्वायर। इस पूरी मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आंसर क्या आएगा 1.25 मीटर, यानी जिस लेज से वो कार गिरी थी वो कितने हाइट की थी, 1.25 मीटर हाइट की थी। अगला न्यूमेरिकल आता है, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया गया, वो 10 मीटर की हाइट पे जाके रुक गया, उसके बाद वो नीचे की तरफ मूव करेगा। इसने हमें कहा नहीं है, लेकिन ये बात अंडरस्टूड है, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा वो 10 मीटर्स की हाइट तक। ठीक है, वेलोसिटी, वो वेलोसिटी निकालनी है जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया था, यानी इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है आपको। यू हैव टू फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। तो कैसे निकालोगे आप, हमें फॉर्मूला पता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, v स्क्वायर कितनी है 0, क्योंकि वो ऊपर जाके 1 मिली सेकेंड के लिए रुक जाता है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है ऊपर की तरफ जाते हुए, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0। u की वैल्यू हमें निकालनी है, 2 इंटू ए की वैल्यू माइनस 9.8 आएगी बच्चों, क्योंकि पत्थर ऊपर की तरफ जा रहा है, उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, मल्टीप्लाइड बाय एस कितना है 10। तो मैथमेटिकल इक्वेशन आ गई आपके पास, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 14 मीटर पर सेकेंड। आगे इसने पूछा है टाइम बताओ, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में उस ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगा। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v कितना है 0, u कितना है 14, एक्सेलरेशन कितना है माइनस 9.8, t की वैल्यू निकालनी है आपको, तो निकाल दीजिए 1.43 सेकेंड्स इज द आंसर। आगे आता है आपका नेक्स्ट आर्टिकल मास। देखिए मास क्या होता है, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी फिजिक्स के जो चैप्टर आपने पढ़े हैं उनमें बता चुके हैं। मास क्या होता है, मास हमें बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो कंटेंट्स हैं वो कितने हैं, किसी ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया वो ऑफर करेगा वो कितना ऑफर करेगा। तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो मास होता है स्टूडेंट्स, इसकी एक और खास बात सुनिए, मास और वेट दोनों अलग अलग चीजें हैं। मास जो होता है वो ऑल ओवर द यूनिवर्स सेम होता है, मास रिमेन्स सेम ऑल ओवर द यूनिवर्स, मास कैन नेवर बी नेगेटिव, वैल्यू ऑफ मास कैन नेवर चेंज, ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम्स। ये बातें आप मास के बारे में ध्यान रखें। ठीक है, कि मास का डेफिनेशन क्या है, मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास। मास की ऐसा यूनिट क्या है किलोग्राम। मास यूनिवर्सल क्वांटिटी है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का मास आप कहीं भी ले जाओ, उस ऑब्जेक्ट को मून पे ले जाओ, उस ऑब्जेक्ट को वीनस पे ले जाओ, उस ऑब्जेक्ट को मार्स पे ले जाओ, अर्थ पे ले आओ, तो उसका मास क्या रहेगा, वही रहेगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। आगे बात करते हैं वेट की। तो वेट क्या होता है बच्चों, वेट होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट। वेट का मतलब होता है जिस भी प्लेनेट के ऊपर वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो प्लेनेट उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगा, उसी ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कहा जाएगा, उस ऑब्जेक्ट का वेट कहा जाएगा। यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन विच इट इज केप्ट इज कॉल्ड इट्स वेट। और यहां पे फॉर्मूला क्या होगा, F इज इक्वल टू, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू ग्रेविटी आएगा यहां पे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं हम। यानी
W की वैल्यू क्या होगी, वेट की वैल्यू क्या होगी, वेट भी तो फोर्स के इक्वल है, ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल है, तो वेट का फॉर्मूला क्या होगा m इंटू जी। ठीक है, इसकी SI यूनिट क्या होगी, क्योंकि वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, सो इट्स SI यूनिट इज न्यूटन, इसकी SI यूनिट क्या होगी न्यूटन। अब वेट का जो फॉर्मूला है उसमें मास इंटू ग्रेविटी है, इसीलिए जो वेट है इसकी वैल्यू यूनिवर्सली कांस्टेंट नहीं होती, अर्थ के ऊपर इसकी वैल्यू अलग होगी, मून के ऊपर इसकी वैल्यू अलग होगी, क्योंकि जो जी होता है ना स्मॉल जी, इसकी वैल्यू, इसका फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको पीछे बताया था, कैपिटल जी एम ओवर आर स्क्वायर। इसका जो फॉर्मूला है वो प्लेस टू प्लेस, प्लैनेट टू प्लैनेट अलग अलग होता है, इसका वैल्यू प्लैनेट टू प्लैनेट अलग अलग होता है, इसलिए स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होने की वजह से वेट की वैल्यू भी हर जगह चेंज होती रहती है जहां भी आप जाओगे। इवन एट अ प्लेस, इवन अर्थ के ऊपर भी अगर आप इक्वेटर के ऊपर मेजर करोगे तो वेट अलग आएगा, अगर आप पोल्स के ऊपर मेजर करोगे तो वेट अलग आएगा। वो बात अलग है कि हम ऐसा मानते नहीं है, क्योंकि जो डिफरेंस होता है वो काफ़ी नेग्लिजिबल होता है, काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो वेट और मास इन दोनों के बीच में अगर आपको डिफरेंस करना हो तो पहले आप डेफिनेशन लिखिए। मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वेट। मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम है, वेट का न्यूटन है। मास हर जगह सेम होता है, वेट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर, यानी जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा गया है, जिस प्लैनेट के ऊपर हमने उस ऑब्जेक्ट को रखा है, उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये तीन डिफरेंसेस आप इन तीनों के बीच में लिख सकते हैं। तो पार्ट 1 स्टूडेंट्स यहीं तक खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट जो है इस चैप्टर का वो हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टूडेंट्स अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो पोस्ट करें सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे आपके डिवाइस तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा। जाने से पहले स्टूडेंट्स एक बार वीडियो डिस्क्रिप्शन को ज़रूर से ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपकी क्लास के अलग अलग सब्जेक्ट्स की चैप्टर एक्सप्लेनेशंस और बाकी आपकी काम की चीज़ें अपलोड की गई हैं, जिसके लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो जाने से पहले एक बार वीडियो डिस्क्रिप्शन को जरूर से जरूर चेक कीजिएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस।